गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर तृप्ति पांडे आपके लिए लेकर आई हूँ 12th हिस्ट्री के सिलेबस वाइज वीडियो, जिसमें से आज हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारा यूनिट 1। हमारा अध्याय 1 है ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। जब भी कभी इतिहास को पढ़ना है, मेरा मानना है कि इतिहास को हमेशा मैप से या नक्शे से पढ़ना चाहिए। तो हम भी वही शुरू करेंगे। सबसे पहले मैप से। मैप में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारे भारत के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। ठीक, उत्तर पश्चिमी बॉर्डर हमको दिखाई दे रही है, इस हिस्से में है। साथ ही इसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। ये महत्वपूर्ण केंद्र हमारे कौन कौन से हैं, चलिए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो है हड़प्पा, दिखाई दे रहा है आपको। यहीं सबसे पहले इस संस्कृति की खोज हुई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा सन 1921 में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। दूसरी खोज हुई महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज हुई। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण खोज मोहनजोदड़ो जो था, ये 1922 में राखलदास बैनर्जी ने इसकी खोज की। ये दो बहुत महत्वपूर्ण नगर थे, इतने महत्वपूर्ण थे कि पिगट महोदय ने तो इन्हें जुड़वा राजधानी कह दिया। पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण जो स्थल है, एक है राखीगढ़ी, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है। और अभी देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का जो एरिया है, वह यही है, राखीगढ़ी है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है धौलावीरा, यह गुजरात में है। इसके अलावा कालीबंगा, बनवाली, यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारे भारत में है। जम्मू कश्मीर में मांडा, यहाँ हम देख रहे हैं चहुंदड़ो, और गुजरात का लोथल, रंगपुर, ये महत्वपूर्ण केंद्र हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के हमको देखने को मिलते हैं। हमें अभी जितने भी अध्याय में जितनी भी चीज़ें पढ़नी हैं, वो सारी इन्हीं के बारे में पढ़नी है। ठीक, तो अब जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे, एक एक चीज़ें एक एक करके हमें समझ में आती चली जाएंगी। तो फिलहाल हम समझिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। इस अध्याय को चालू करने के पहले एक और चीज़ हमें समझ लेना जरूरी है, जो इतिहास के हर विद्यार्थी को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, वो है टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है? एक हमारी किस तरीके से हम सन, ईसवी और ईसा पूर्व को समझते हैं। हम मान लेते हैं कि जीसस का जन्म को लगभग शून्य मान लिए, लगभग शून्य। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में ये 4 भी मिलता है, और हम समझने के लिए उसे शून्य मान लेते हैं, वो बेहतर है हमारे लिए। शून्य से पीछे जो जाएगा वह ईसा पूर्व जाएगा। ठीक है, ईसा पूर्व, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और जो कि कैसे जाएगा? माइनस में जाएगा, यानी कि शून्य के बाद बढ़ेगा 1, 2, 3, 4, 5 होते होते 100 आएगा। 100 से बढ़ते बढ़ते इस तरफ 500 आएगा, और ये चलते चला जाएगा। ठीक है, ये आगे बढ़ते चले जाएगा। अब हम इधर जाते हैं, एडी। एडी हमेशा प्लस में जाता है। ठीक, ईसवी, ये ईस्वी भी शून्य से शुरू हुआ, 1, 2, 3, 100, 200, 300, 400, 500, 700। 700 के बाद अभी क्या चल रहा है? 2000। तो 2020, अभी क्या चल रहा है? 2020। तो 2020 तक की एडी, यानी 2020 अभी है। और हमारी हड़प्पा सभ्यता जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, यानी वो लगभग अभी से वर्तमान से 5000 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें समझना है, ईसा पूर्व और ईसवी। जब भी अगर ईसा पूर्व के डिजिट लिखते हैं तो उसमें ईसा पूर्व या बीसी जरूर लिखें, और ईसवी है तो उसमें नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा।
इसके पश्चात हम लोग जानते हैं कि किसी भी सभ्यता को जानने के लिए कुछ स्रोत होते हैं जो बड़े ज़रूरी होते हैं। तो इसी तरीके से हमारी हड़प्पा सभ्यता को भी जानने के लिए हमारे पास कुछ स्रोत हैं। दो प्रकार के स्रोत हैं, एक लिखित स्रोत है और एक अलिखित स्रोत है। लिखित स्रोत तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि हमारे पास उन स्रोतों को समझने के लिए या उस लिखी हुई चीज़ों को पढ़ पाने की अभी हमारे अंदर योग्यता नहीं आ पाई है। हम उस लिखी हुई चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इन स्रोतों में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पास, हम लोग देख रहे हैं कि इन स्रोतों के बारे में आपकी बुक में भी दिया हुआ है और जिसमें से हमें जानकारी मिलती है। आपकी सबसे पहली लाइन में ही बुक में लिखा है कि हड़प्पाई मुहर संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ठीक, यह सेलखड़ी पत्थर से बनाई गई है। अर्थात आपको हड़प्पा सभ्यता के विषय में जितनी जानकारी मिलती है उसमें से सर्वाधिक जानकारी मुहरों से प्राप्त होती है। ठीक, मुहरों के अलावा आपको किससे जानकारी मिलती है? आवासों से, मृदभांडों से, आभूषणों से। ठीक है, ये भी चीज़ों से जानकारी है। इतनी लिपियों, इसमें मुहरों में जो लिपि से लिखा गया है उनमें कई चित्र भी अंकित है और लिपि भी है। इस लिपि को पढ़ने का लगातार प्रयास जारी है। जिस दिन पढ़ लिया जाएगा हमारी जानकारी इस पे और भी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं मुहरों पर। आपके यहाँ पर एक फ़ोटो भी दिखी हुई है मुहर की, दिखाई दे रही है आपको। इसमें ऊपर में कुछ लिखा हुआ है और नीचे एक जानवर की फ़ोटो बनी हुई है। इस तरीके से और भी मोहरें हैं जिन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं। इन मोहरों में आपको कई जगह बहुत कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा। ये भी हम पढ़ने में सक्षम नहीं है, अन्यथा हमारी और भी जानकारी यहाँ से हमको मिल जाती। ये देखिए, ये काफ़ी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, पर अभी हम इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है यहाँ की मुहर, जो कि जिसका निर्माण हुआ था सिलखड़ी से। इसके अलावा हमें आवासों के भी खुदाई में प्राप्त होते हैं अवशेष, औजारों के भी, आभूषण, मृदभांड, बाँट, ईंट, मनके, इन सभी से हमें उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर पूरा वस्तुओं के समूह से कि हमें ऐसा लगता है कि एक विशिष्ट शैली के ये हैं और एक साथ एक भौगोलिक क्षेत्र में जिस तरीके से ये पाए गए हैं, ऐसे लगता है कि एक विशिष्ट संस्कृति यहाँ पर विकसित हुई होगी। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि किस क्षेत्र में फैली थी। तो ये क्षेत्र जो था, ये हमारी हड़प्पा सभ्यता जो थी, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इन 3 जगहों में तीन स्थानों पर हमें दिखाई देती है। अब अगला प्रश्न है कि इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता क्यों किया गया? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई, इस आधार पर इसे हम हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा के पहले कोई संस्कृतियां नहीं थी। हड़प्पा के पहले भी बहुत सारी संस्कृतियां थी, हड़प्पा सभ्यता के बाद भी संस्कृतियां रहीं, परंतु सभ्यता रही लेकिन बहुत अच्छी विकसित अवस्था में हमारी हड़प्पा सभ्यता थी। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक हल्की 2 महत्वपूर्ण नगरों के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में हम समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझने के लिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम देख रहे हैं कि ये 150 हेक्टेयर के क्षेत्र में है, रावी नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, और ये जो है इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें जानकारी मिल रही हैं। यहाँ पर 2 कब्रिस्तान मिले हैं, R37 और HR समाधि। ठीक, नगर 2 भाग में थे, एक ऊंचा और एक नीचा। साथ ही हमें हड़प्पा में अनाज कूटने के 18 चबूतरे मिले, 6-6 पंक्तियों में अन्नागार मिली। पर यहाँ सबसे बड़ी दुख की बात है कि यहाँ की ईंटें काफ़ी हद तक हमारे रेल पटरी बनाए जाने के
काम में आ गए और यहाँ की सभ्यता से हमें बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। यहाँ के अवशेष काफ़ी हद तक सुरक्षित नहीं रह पाए। दूसरा स्थल मिलता है मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो से हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ से हमें बहुमंजिला इमारत होने की जानकारी मिलती है। यहाँ पर हमें सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, अनाज रखने का भंडार मिला। स्नानागार मिलता है यहाँ पर। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। पशुपति मुहर मिलता है और 7 अक्षरों का एक लंबा सा लेख भी मिलता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। अब अगला महत्वपूर्ण मुद्दा आता है हमारे पास कि हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाहन के तरीके क्या क्या थे। तो हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाहन के जो तरीके थे उनको हम कुछ भागों में बांटने के लिए का प्रयास करते हैं। उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कि जो भी जीवन निर्वहन के तरीकों को आखिर हम कैसे जानेंगे, क्योंकि ये तो 5000 वर्ष पुरानी बात है। तो उसके लिए हमारे पूरा वनस्पतिज्ञ वहाँ पर अवशेषों का इन्होंने जांच की और उस अवशेषों से इन्होंने हमें बताया कि वो किस प्रकार के पेड़ पौधों को जानते थे, कैसी फसलों को जानते थे। तो ये पूरा वनस्पतिज्ञों के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि सैंधव लोग कुल 9 फसलों को जानते थे और मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। अन्य कपास, मटर, तिल, बाजरा, धान आदि थे। यहाँ एक और बात ध्यान देने की है कि इन लोग गन्ने के बारे में जानकारी के हमें कोई स्रोत नहीं मिलते हैं, इसलिए पूरा वनस्पतिज्ञों का मानना है कि शायद ये शहद का प्रयोग करते रहे होंगे। इसी प्रकार भोजन से संबंधित जानकारी और भी मिलने के लिए हमें एक पूरा प्राणी विज्ञानियों ने भी यहाँ के प्राप्त हड्डियों, अवशेषों पर रिसर्च करने के बाद हमें जो जानकारी दी वो यह है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, बकरी, भैंस, भेड़, हिरण, सूअर, घड़ियाल आदि को पालते थे या जानते थे। यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि पालतू पशु और जंगली जानवर कौन कौन से थे। हाँ, ये ज़रूर है कि घोड़े का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता था। ये नहीं कह सकते हम कि घोड़े को वो जानते नहीं थे, देखे होंगे, शायद होंगे घोड़े, पर उनका मनुष्य उनका प्रयोग नहीं करते थे। साथ में मछली और पक्षियों की भी हड्डी मिलती है, अर्थात इनका भी ये भी एक महत्वपूर्ण इनका भी महत्वपूर्ण रूप से उस समय प्रयोग किया जाता होगा भोजन वगैरह में। तो जीवन निर्वाहन के तरीके में हम लोगों ने देखा कि हमारे 3 हिस्से होते हैं, भोजन, कृषि प्रौद्योगिकी और अन्य बाकी जो भी है। तो हमने भोजन में देखा कि हमें जो फसलें मिल रही हैं, जिन जानवरों का पालन हो रहा है या जानवरों के अवशेष मिलते हैं, उनमें से हो सकता है किसी का भोजन में प्रयोग होता रहा हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी भी रहे होंगे और मांसाहारी भी रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में। कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में हम लोगों को काफ़ी जानकारी अवशेषों से प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि हमको पता चलता है कि मोहरों पर रेखांकन से पता चलता है, मृण मूर्तियों से पता चलता है कि यहाँ पर खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता होगा। ठीक, साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि औजारों का प्रयोग भी किया जाता होगा। ये सारी चीज़ें हमको जानकारी मिलती हैं। जो भी मूर्तियाँ मिलती हैं, जो खिलौने मिलते हैं, जो भी खुदाई में सामग्री मिलती है, खुदाई में जो अवशेष मिलते हैं, उनके माध्यम से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि कृषि यहाँ पर की जाती रही होगी। और कृषि में हमें काफ़ी स्रोत यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बनवाली से हमको क्या मिल रहा है, मिट्टी के हल मिल रहे हैं, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिल रहे हैं, शुर्तगोई अफगानिस्तान से नहरों के अवशेष मिल रहे हैं, धौलावीरा से जलाशय मिल रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि हमको मिट्टी के बैल
कि बहुत सारे मतलब कि ऐसे खिलौने प्राप्त हुए, इससे ये समझ में आता है कि बैलों का प्रयोग होता होगा, इनको हल में जोता भी जाता होगा, खेतों को इनके माध्यम से हल चलाया भी जाता होगा। हड़प्पा कालीन बहुत से कृषि यंत्र भी हमको मिलते हैं, जैसे आपको यहाँ कुल्हाड़ी की तरह भी दिखाई दे रहा है, गड्ढा खोदने के लिए भी दिखाई दे रहा होगा, गोल हमें देखिए एक उसमें दिखाई दे रहा है, यानी ऐसे कई कृषि यंत्रों का प्रयोग हड़प्पा काल में किया जाता था। ये दिख रहा है हमें कालीबंगा का जुता हुआ खेत। ये आपको यहाँ पर धारियां लगातार दिखाई दे रही होंगी। इन धारियों से आपको ये देखिए, ये धारियां दिखाई दे रही है लाइन से जो चली हुई हैं। इन धारियों से हमें पता चलता है कि ये जो है किस तरीके से इनको किसी हल के माध्यम से सीधी रेखा बनाई गई होगी, यानी खेत जोते जाते थे। यह प्रमाण हमको कालीबंगा के खुदाई में प्राप्त स्थलों से जानकारी मिलती है। इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि गुजरात का धौलावीरा, गुजरात में एक स्थान है धौलावीरा, यहाँ भी हमें सिंचाई के लिए एक जलाशय, बड़ा सा जलाशय मिलता है, शायद इसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। ये जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल फोटो है जो धौलावीरा की है, जलाशय की। ईंटों से निर्मित है ये, शायद इसका प्रयोग किसी धार्मिक प्रयोजन में भी होता हो और शायद इसका प्रयोग सिंचाई में भी होता हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी भी काफ़ी उन्नत अवस्था में थी, इससे हमको यह पता चलता है। और जीवन निर्वहन में कृषि की भूमिका के बिना व्यवस्था हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अतिरिक्त हमारा अगला बिंदु था अन्य। अन्य में हम देखते हैं बर्तन आ सकते हैं, मृदभांड है, भोजन तैयार करने के लिए उपयोग होने वाले जो बर्तन थे वो पत्थर के, धातु के, मिट्टी के, ये भी सारी चीज़ें थी। साथ ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अवतल चक्की। ठीक है, अवतल चक्की, ये आपको फोटो दिख रही है, ये अवतल चक्की। अब ये आपके वर्तमान घरों में ऐसा ही एक बर्तन उपयोग होता है जिसे हम लोग सिल लोढ़ा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पर ये अवतल है, थोड़ा बीच में इसमें गड्ढा है, ये अनाज पीसने के उपयोग में आती रही होगी। इस तरीके की कई अवतल चक्कियाँ भी हमको मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि ऐसी चीज़ों का प्रयोग होता था। बहुत सारे मृदभांड, बहुत सारे बर्तन भी मिले हैं। मृदभांड गुलाबी और लाल रंग के मिले हैं, बहुत सी मूर्तियाँ मिली हैं। तो इन सब से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वहन के लिए लोग भोजन की क्या व्यवस्था थी, कृषि कैसे किया करते थे, और बर्तन और अन्य सामग्रियों से हमें ये पता चलता है कि इनका जीवन स्तर उन्नत था, बहुत ही व्यवस्थित इनकी दिनचर्या रहा करती थी। तो ये हमारे हो गया जीवन निर्वहन के तरीके, और आज का हमारा पार्ट यहीं पर जाकर समाप्त हुआ। पर हमारी अगली सीरीज़ इस पे आएगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर। उसके बारे में हमें काफ़ी अच्छा अध्ययन करने को आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इसमें कुछ समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, कोई सुझाव हो वीडियो से संबंधित तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए है, आगे भी अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।